गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आए हैं अपने चैप्टर केमिकल कैनेटिक्स का। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है केमिकल कैनेटिक्स की। हम लोगों ने सीखा था कैनेटिक्स के बारे में कि हम किसी रिएक्शन के रेट को हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया था, ठीक है ना, फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। हम लोगों ने देखा था कोई स्टोइचियोमेट्री अगर गिवन है तो उसको हम लोग माइनस करके लिख लेते हैं, यानी कि डिवाइड में करके लिख लेते हैं, एंड फॉर द प्रोडक्ट हम लोग +1/3 करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने सीख लिया था। हम लोगों ने सीखा था इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के जब चल रही है रिएक्शन तो उसके इन बिटवीन अगर हमें कोई रेट फाइंड करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जब हम लोग फाइंड करते हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया था। ठीक है, हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। हम लोगों ने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस भी हम लोगों ने सीखा था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को आप कैसे लिखोगे फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। कैसे लिखते हैं बच्चा? बिना माइनस के लिखोगे रिएक्टेंट के लिए, बिना प्लस के लिए लिखोगे आप लोग प्रोडक्ट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डिसअपीयरेंस आपको अपने आप में बता रहा है कि कुछ डिसअपीयर हो रहा है। और डिसअपीयर क्या होता है? ऑब्वियसली रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्लस लगाने की ज़रूरत या माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? आप सिंपल अपना चेंज इन कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लोग लिखोगे। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ये सीख लिया। हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग भी कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना रेट लो। रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये रिएक्शन दे रखी है 2A + 3B गिव्स यू 4C। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप कैसे लिखोगे रेट लो एक्सप्रेशन? आप कैसे लिखोगे? रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यहाँ पे के इज़ योर रेट कांस्टेंट, यानी कि जो रेट हम फाइंड कर रहे हैं रिएक्शन का उसका रेट कांस्टेंट है के। ठीक है, के देन कंसंट्रेशन ऑफ ए जो रिएक्टेंट है आपका, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये होता है आपका रेट लो एक्सप्रेशन। और ये सिर्फ जनरली आपका रिएक्टेंट्स के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है बेटा? ओनली फॉर रिएक्टेंट्स लिखा जाता है जनरली। ठीक है, जब भी आपको दो चीज़ें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी बेटा। हम दो टाइप्स की रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं तो हमारी जो स्टोइचियोमेट्री होती है, ठीक है, वो एज इट इज़ रहती है। ए की पावर एक्स लिखा जाता है, बी की पावर वाई लिखा जाता है। ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई का क्या मतलब है? जो ये एक्स और वाई आपको दे रखे हैं इनका जो सम होगा वो ऑर्डर कहलाता है। अब ये ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है किसी रिएक्शन का। जैसे कि हम स्टडी करेंगे अपने चैप्टर के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड nth ऑर्डर रिएक्शंस। हम सारा का सारा nth ऑर्डर रिएक्शंस में कवर कर लेंगे। मेन आपको जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करने हैं। जो ऑर्डर होता है ना बच्चा, जो ऑर्डर आपका होता है वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर इन द सेंस जीरो भी हो सकता है, माइनस में कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई वैल्यू प्लस में हो तो वो भी आपका ऑर्डर हो सकता है, कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो वो भी हो सकता है, या कोई वैल्यू डेसिमल में हो तो भी आपकी क्या हो सकती है? वो ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी रियल नंबर, कोई भी आपका फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इंटीजर हो, कोई भी हो, वो आपका कोई भी जो है वो ऑर्डर बन सकता है। किस केस में? आपका कॉम्प्लेक्स केस में एंड एलिमेंट्री केस में। ठीक है, कोई ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी एक रियल नंबर, इंटीजर, वटेवर, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बात रही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। एक और बात कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। दीज आर मल्टी स्टेप रिएक्शंस, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि जब मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं तो कोई एक रिएक्शन ऐसी होती है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वो रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाती है। मतलब कि वो रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन इन सारी रिएक्शंस में से ऐसी रिएक्शन होगी जो इस पूरी रिएक्शन का, पूरे मैकेनिज्म का, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट डिटरमाइन करती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हम रेट ही निकाल रहे हैं, हम इस चैप्टर में रेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है उसकी जो वहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा जाता है।
रिएक्टेंट आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, बताऊंगी तीन भी किस केस में होते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। ठीक है, ये बात रही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या गिवन है एलिमेंट्री, ठीक है, आपको गिवन हो गया। सपोज कीजिए आपको ना एलिमेंट्री गिवन है ना कॉम्प्लेक्स गिवन है, तो आप रिएक्शन को कंसिडर करेंगे कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट कि एलिमेंट्री आपको लिखा हुआ मिलेगा रिएक्शन के अंदर, कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इफ इट इज नॉट रिटन देन यू हैव टू टेक that the reaction is a complex reaction, and in the complex reaction you have to take the power of the concentration of reactant, the power of this is x, ठीक है, and the power of next reactant will be y. Got my point? ठीक है, लेकिन ये तो बात रही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि वो तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, देन तब क्या करेंगे आप, तो जो आपकी स्टोइचियोमेट्रीज होती हैं यही पावर बन जाती हैं। ये फ़ायदा है एलिमेंट्री रिएक्शन होने का। यानी कि कैसे लिखेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, फॉर द रेट लो के concentration of A to the power 2 because 2 is the stoichiometry over here, and concentration of B to the power 3 because 3 is the stoichiometry of B over here. Got my point? तो ऑर्डर क्या हो गया आपका, ऑर्डर हो गया 2 + 3 यानी कि 5। तो ऑर्डर क्या होता है आपका x + y यानी कि 2 + 3 = 5। दिस इज द ऑर्डर फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली, यानी कि 5th ऑर्डर रिएक्शन है ये। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम रेट लो का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगी, इसके लिए थोड़ी सी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है आपके इस चैप्टर के अंदर जो एग्जाम में आती भी है और आपको आनी भी चाहिए। सपोज ये आपको रिएक्शन गिवन है A + B गिव्स यू C। ठीक है, आपने रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट लो एक्सप्रेशन लिखा। रेट लो एक्सप्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस है बच्चा कि रेट लो एक्सप्रेशन में आप के का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे रेट कांस्टेंट आता है, इधर रेट लो एक्सप्रेशन। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि हम मैम कैसे पहचाने कि कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सी इक्वेशन लिखी है वो रेट लो की है या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की है। बच्चा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग -dA/dt करके लिखते हैं, वो टाइम के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जो रेट लो एक्सप्रेशन होता है वो आपका रेट कांस्टेंट की टर्म्स में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। क्योंकि अभी हमने कोई रिएक्शन का दिया ही नहीं है कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, तो हमें क्या कंसिडर करना है कि ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और उसकी वजह से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे निकल के आने वाला है। ठीक है, अब इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, क्या होगा, -dA/dt है ना, इक्वल टू -dB/dt, ये होने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप एक काम करो, यहाँ पे ना आप एक रिएक्टेंट से लो, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी पहले आप एक रिएक्टेंट से सीखो, बाकी कितने भी रिएक्टेंट्स हो आप उसका यूज़ करके निकाल सकते हो। अब देखो, मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकती हूँ ना कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। तो कर लो, -dA/dt इक्वल टू k A टू द पावर x। ठीक है, ये लो, हम ये काम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? बस, तो यही आपको करना है बच्चा, इसी फंडामेंटल यानी कि इसी फिनोमिनन को यूज़ करके, इसी फंडामेंटल टेक्निक को यूज़ करके आपको सारे ऑर्डर्स के लिए अपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को फाइंड करना है, यही वाला फंडा यूज़ करके। कैसे, अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सबसे पहला ऑर्डर, दैट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, चलते हैं, अपना पहला कदम बढ़ाते हैं अपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब क्योंकि ऑर्डर आपको ऑलरेडी ज़ीरो दे दिया, तो जो वहाँ पे एक्स लिखा था ना मैंने, उस एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, ज़ीरो, है ना। लेट मी कंसिडर अ रिएक्शन A टू B, रेट लो एक्सप्रेशन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, और x क्या दे रखा है हमें, ज़ीरो, ऑर्डर हमें ज़ीरो दे दिया है पहले ही, इक्वेशन में गिवन होगा आपको बच्चा A टू द पावर ज़ीरो। एंड यू नो वेरी वेल, व्हेन किसी का भी अगर किसी की पावर भी अगर ज़ीरो होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है ना। समझ में आया, किसी की पावर अगर ज़ीरो है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, -dA/dt। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दें हम लोग, है ना, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, -dA/dt इक्वल टू के। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा,
डी टी को उधर ले जाओ, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। इतना समझ में आया? हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अरे वेट, अब देखो बच्चा क्या करना है, लेट्स कंसीडर एट टाइम ज़ीरो, यानी कि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट किया है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट लिखते हैं, और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़ीरो। अभी बना ही नहीं है आपका प्रोडक्ट, है ना। और टाइम टी पे क्या होगा, सपोज कीजिए जो हमारा जो बी है वो जो टाइम टी पे कितना बनाए, ए बनाए, ठीक है। तो आपको कितना बचा, जो आपका ए है वो कितना बचा होगा, वो ए ही बचा होगा, क्योंकि ये बना है ना, जितना ये बना है उतना ही वो बचा है। समझ रहे हो, जितना वो बना है उतना ही वो बचा है, ठीक है। वो एक्स, वो ए बना है तो ये भी ए बचा है। हम जो यहाँ पे जो लिखते हैं ना वो रिमेनिंग पार्ट लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना बच्चा, हम रिमेनिंग लिखते हैं, कितना यूज़ हुआ वो नहीं लिखते, हम रिमेनिंग, हम बचा हुआ लिखते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर ए नॉट माइनस ए, आप ये भी लिख सकते थे ए नॉट माइनस ए, ठीक है, क्योंकि ए बना है आपका तो कितना बचा, ए नॉट में से जब जो ए निकल गया है उतना आपका बचा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, इस पूरे को हमने ए कंसिडर कर लिया कि इतना ही आपका बचा है, ठीक है। समझ में आया, हमने सिर्फ कंसिडर किया है। बेटा एजम्पशंस बहुत होती हैं एक्चुअली केमिस्ट्री में ना, जब डेरिवेशंस आप लोग सॉल्व करते हो, फिजिक्स की बात भी है, साइंस में ऐसा ही होता है, हम लोग एजम्पशंस बहुत करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ए टू बी टाइम ज़ीरो पे इट इज़ ए नॉट ज़ीरो, एट टाइम टी इट इज़ ए एंड ए, ठीक है। समझ में आया, चलिए चलते हैं आगे। अब देखो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी, इट वॉज अवर एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये हमारा एक्सप्रेशन था। अब देखो हमें लिमिट लगानी है, लिमिट क्यों लगानी है, नाउ वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ दीज, है ना। अब देखो ए की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपकी, इनिशियल टू फाइनल लोगे, इनिशियल टू फाइनल यानी कि ए नॉट टू ए, और टाइम कितनी की क्या है आपकी वैल्यू है, दैट इज ज़ीरो टू टी, ये लिमिट है आपकी ज़ीरो टू टी, ठीक है ना। सॉल्व करना आपको आता है, जब डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ए, ठीक है ना। लिमिट कितनी हो गई आपकी, ए नॉट टू ए इक्वल टू के, जो कांस्टेंट है, डी टी की क्या हो गई इंटीग्रेशन, क्या वैल्यू आएगी, टी, तो इट इज़ ज़ीरो टू टी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। मैं ऊपर का रब करती हूँ, साथ साथ नोट करते रहना बच्चा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करोगे इसको, पहले ए की वैल्यू पुट करोगे, फिर ए नॉट की वैल्यू पुट करोगे, माइनस ए नॉट माइनस माइनस सॉरी ए माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी माइनस ज़ीरो, टी की जगह पहले टी लिखा फिर ज़ीरो लिखा, ए की जगह पहले ए लिखा फिर ए नॉट लिखा, ठीक है। ये आ गया, इसको सॉल्व करो, ये हो गया ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी, ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। इसे ए की टर्म्स में ले जाओ, दैट इज ए नॉट माइनस के टी, आया समझ में। दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब देखो आपको ये इक्वेशन दिख रही होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आपको दिख रही होगी, है ना। तो इसके लिए आपको पता है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, y क्या है आपका, y एक्सिस यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि रिएक्टेंट है यहाँ पे, x क्या है आपका टाइम, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ आपका बनेगा। इंटरसेप्ट आपका क्या है, ए नॉट, ठीक है। और स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव स्लोप है माइनस के, तो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनेगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, यानी कि ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, दैट इज ए नॉट, एंड दिस इज योर स्लोप, दैट इज एम इक्वल टू माइनस के। आया समझ में, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तो बहुत ही आते हैं यहाँ पे आपके, तो हर जितने भी आपके एक्सप्रेशंस होंगे उनसे आपके कई सारे ग्राफ्स बनते हैं बच्चा, तो आपको बनाना आना चाहिए। समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहीं पे आपको निकालना है हाफ लाइफ एक्सप्रेशन, ज़ीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपके पास अब एक्सप्रेशन क्या आया था, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, है ना। अब देखो जब टाइम आपकी कोई रिएक्शन चल रही है, ए टू बी को रिएक्शन हुई आपकी, हमें इस मिड पॉइंट पे रिएक्शन को फाइंड करना है कि कितना रेट है, क्या किस रेट तक पहुंची है। तो इन बिटवीन यानी कि हाफ टाइम में रोका तो टाइम कितना हो गया आपका, हाफ, समझ रहे हो। इनिशियली आपने स्टार्ट किया था ए नॉट कंसंट्रेशन थी, तो अब कितनी कंसंट्रेशन हो गई होगी इसकी, ए नॉट बाय टू कंसंट्रेशन हो गई होगी,
है ना। तो आप क्या करोगे, ए की जगह क्या लिखोगे, ए नॉट बाय 2, और टी की जगह क्या लिखोगे, टी हाफ। तो लिखिए ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ए नॉट बाय 2 माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी हाफ। ठीक है, ये हो गया -2 ए नॉट, वेट, इट इज़ ए नॉट -2 ए नॉट अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के टी हाफ। ठीक है ना, सॉल्व करोगे ये आ गया -a0/2 इक्वल टू माइनस के टी हाफ। ठीक है, आपका माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है ए नॉट या टी, हम हाफ लाइफ निकाल रहे हैं ना, उसी के वैल्यू एक्सप्रेशन में ले लो। हाफ लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन बच्चा, हाफ लाइफ का फॉर द जीरो ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और छोटी सी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, जिससे आपको ये क्रैम ना करने पड़े। एक्चुअली एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है लर्न करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, तो हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको क्रैम ना करना पड़े, तो छोटी छोटी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ग्राफ इसका अगर बनाओगे तो देखो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है। c इंटरसेप्ट आपका 0 है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन से आपका स्टार्ट होगा। y एक्सिस पे क्या है आपका हाफ लाइफ, x क्या है आपका, आप ले लो ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बना लो ग्राफ को, तो आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, इंटरसेप्ट तो 0 है, तो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओके, और ये आपका स्लोप हो गया थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि इक्वल टू एम, और एम क्या है आपका 1/2k, एम इज 1/2k, है ना। ए नॉट अलग निकाल दिया, इट इज 1/2k, इट्स द स्लोप। समझ में आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशंस को फाइंड करते हैं रेट लॉ की हेल्प से। ठीक है, रेट लॉ ही है जो हमें ये सब करने के लिए देता है, और हमें ये सब, हमसे ये सब रिजल्ट जो है निकलवाता है। रेट लो एक्सप्रेशन से ही सब कुछ होता है, तो वो रेट लो एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए। फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को उसके साथ इक्वेट करके हम लोग अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं, एंड देन हम लोग हाफ लाइफ तक पहुंचते हैं। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को। ओके, चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बच्चा।